हम इस गहरे विश्लेषण में बात कर रहे हैं 18 जून 1576 को लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध की। जी, जब मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत पर नियंत्रण चाह रहे थे, तब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा और किसी भी तरह की मुगल अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। और ये कोई मतलब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा बचाने की जिद नहीं थी। बिल्कुल नहीं। असल में ये मूल रूप से अधीनता बनाम स्वतंत्रता की एक वैचारिक लड़ाई थी। और देखिए, जब ऐसी वैचारिक लड़ाई जमीनी युद्ध का रूप लेती है ना, तो पुराने सारे नियम टूट जाते हैं। हाँ, और वो जमीनी युद्ध कोई छोटी मोटी झड़प तो थी नहीं। मतलब स्रोत साफ बताते हैं कि मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह प्रथम कर रहे थे और उनके पास 50,000 से भी अधिक पेशेवर सैनिकों की फौज थी। 50,000? और उनके सामने महाराणा प्रताप की सेना में केवल 20,000 सैनिक थे, जिनमें राणा पूंजा के नेतृत्व वाले बहादुर भील योद्धा भी शामिल थे। तो जरा सोचिए, 50,000 की विशाल और तोपखानों से लैस मुगल सेना के सामने महज 20,000 सैनिक। मतलब साधारण गणित के हिसाब से तो मेवाड़ की सेना को 1 घंटे में हार जाना चाहिए था। वो इतनी उग्र लड़ाई में टिके कैसे? यहीं पर ना भूगोल और रणनीति का सबसे शानदार तालमेल देखने को मिलता है। महाराणा प्रताप अच्छी तरह जानते थे कि खुले मैदान में 50,000 सैनिकों का सामना करना बहुत भारी पड़ेगा। जी, बहुत भारी पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने युद्ध के लिए हल्दी घाटी को चुना। हल्दी घाटी अरावली की पहाड़ियों के बीच एक बेहद संकरा दर्रा था। ओ, तो वो रास्ता संकरा था। इतना संकरा कि मुगल सेना की भारी तादाद और उनके जो बड़े बड़े तोपखाने थे ना, वो वहां किसी काम के ही नहीं रहे। अच्छा, यानी उस संकरे रास्ते ने मुगलों के संख्या बल को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे किसी बड़े साम्राज्य का भारी भरकम ढांचा एक छोटी और फुर्तीली कंपनी के सामने धीमा पड़ जाए। एकदम सटीक उपमा है ये। और इसी भौगोलिक फायदे का असली इस्तेमाल भी योद्धाओं ने किया। मतलब उन्होंने आमने सामने की लड़ाई के बजाय ऊंचाइयों से छापामार रणनीति अपनाई। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि पहाड़ों के ऊपर से तीरों की बारिश और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। जी, मुगल सेना इस तरह के भौगोलिक और अप्रत्याशित हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। यही वो तंत्र है जिसने एक छोटी सेना को इतने लंबे समय तक हावी रखा और इतनी विशाल फौज को उलझा कर रख दिया। बिल्कुल। कमाल की रणनीति है। लेकिन रणनीति अपनी जगह है, स्रोतों में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पहलू भी है जो मुझे लगता है इस युद्ध को आम लड़ाइयों से अलग करता है। आप चेतक के बलिदान की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का असीम बलिदान। चेतक ने युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बावजूद प्रताप को सुरक्षित निकालने के लिए एक बड़ा नाला पार किया जी। और उसके बाद ही अपने प्राण त्यागे। चेतक की ये स्वामी भक्ति दिखाती है कि ये युद्ध सिर्फ सत्ता का नहीं था। मतलब ये मातृभूमि से गहरे जुड़ाव का प्रतीक था, जो सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रहा। सही कहा। चेतक ने जान देकर प्रताप को तो बचा लिया, लेकिन युद्ध के अंत में मैदान मुगलों के हाथ लग गया। हमारे स्रोत भी स्पष्ट करते हैं कि अंततः मुगलों ने हल्दी घाटी के मैदान पर नियंत्रण कर लिया था। हाँ, मैदान पर नियंत्रण तो हो गया था। तो फिर एक सवाल उठता है, मतलब तकनीकी रूप से इसे मुगलों की स्पष्ट जीत क्यों नहीं माना जाता? अगर जमीन उनके कब्जे में आ गई तो मेवाड़ तो हार गया ना। देखिए, यहीं पर हमें जीत की परिभाषा को दोबारा जांचना होगा। असल में मुगलों का असली लक्ष्य हल्दी घाटी का वो संकरा पहाड़ जीतना था ही नहीं। अच्छा, तो उनका मुख्य लक्ष्य क्या था? उनका मुख्य लक्ष्य था महाराणा प्रताप को झुकाना या फिर उन्हें बंदी बनाना। प्रताप का उस मैदान से जीवित बच निकलना मुगलों की सबसे बड़ी नाकामी थी। मैदान जीतना और युद्ध जीतना दोनों बहुत अलग बातें हैं। ओह, अब मैं समझा। मतलब ये एक ऐसी जीत थी जो हार से भी ज्यादा महंगी पड़ी। मुगलों को जमीन तो मिल गई, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल। और स्रोतों के अनुसार प्रताप ने इसी के बाद जंगलों में जाकर अपनी छापामार रणनीति को और भी आक्रामक कर दिया, जो मुगलों के लिए गले की फांस बन गई। तो उन्होंने इस मुगल सेना की आपूर्ति कड़ियों पर हमला किया होगा। जी, प्रताप ने रसद और आपूर्ति की कड़ियों को काटना शुरू किया, उनके ठिकानों पर अचानक हमले किए और अगले कुछ ही सालों में मेवाड़ के कई प्रमुख हिस्से वापस छीन लिए। हाँ, प्रताप के जीवित रहने का सीधा सा मतलब था कि मुगल कभी भी मेवाड़ पर शांति से शासन नहीं कर पाए।